ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए गया था, लेकिन जब उसे वृद्धाश्रम में एक रात्रि गुजारनी पड़ी तो उसके विचार बदल गए। दोस्तों, यह कहानी आज के समाज को आईना दिखाती है। काश इस बेटे की तरह हर मां को बेटा मिलता। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। हो सकता है इस कहानी के माध्यम से जीवन में आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। दोस्तों, शहर के जाने माने वृद्धाश्रम सेवा धाम का दृश्य, जहां पर अनुज नाम का एक 40 साल का आदमी अपनी 80 साल की मां को छोड़ने के लिए आया था। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की और अनुज के बीच बहस चल रही थी। अनुज कह रहा था कि देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माता जी को यहाँ पर लेकर आ सकूं, इसलिए आप इन्हें आज के लिए एडमिशन दे दीजिए। आप कहती हैं तो मैं अभी के अभी 80,000 रुपए का चेक काट करके आपको दे देता हूं। बस आप मेरी माता जी को यहाँ रख लीजिए। उस रिसेप्शन पर बैठी हुई महिला ने कहा कि सर, मैं आपको एक बार आपसे कह चुकी हूं ना कि किसी भी हालत में आपकी माता जी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। इस वृद्ध आश्रम की संचालक फिलहाल शहर से बाहर गई है और कल शाम तक ही वापस लौट करके आएंगी, इसलिए आप अभी जाइए और कल अपनी माता जी को लेकर आ जाइएगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने जब कहा तो अनुज बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करता हुआ कहने लगा, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 4 दिन के बाद मेरी अमेरिका की फ्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज मेरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी यह बातें चल ही रही थी कि इतने में अनुज का मोबाइल बज उठा। उसके पास का फोन था। हेलो सर जी, अनुज ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर अनुज, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं फाइल किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारी डॉक्यूमेंट मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। इधर से उसने कहा कि जी जी सर, मैं भी कर देता हूं। अनुज ने हड़बड़ाते हुए कहा तो उसके बास कहने लगे कि लेकिन मिस्टर अनुज, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अनुज ने कहा कि नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको इससे पहले कि अनुज अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन काट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा हुआ अनुज अपना सर पकड़ करके कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तनावग्रस्त देख करके पास में बैठी हुई जो उसकी मां थी, राधा जी, व्याकुल हो उठी। अनुज ने फिर से उस लड़की से कहा कि मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूं। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियां, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे भविष्य का सवाल है मैडम, प्लीज कुछ कीजिए। आप वृद्ध आश्रम की मैनेजर को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूं। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है, मैडम का फोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी, राजू यहां आना। अभी अभी 25-30 साल का एक युवक उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। जी कहिए मैडम जी। राजू, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो। ये लोग बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूं। इतना कह करके राजू वापस अंदर चला गया। यह सुन करके अनुज हैरान रह गया। तभी मैडम बोली, देखिए मिस्टर अनुज, आप इतनी देर से कह रहे हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूं और दोबारा नहीं आ सकते, तो आप दोनों आज रात्रि के लिए यहीं पर रुक जाइए। अनुज ने कहा कि लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना कि आप रात को यहां रुक सकते हैं। आप रूम नंबर 2 में चले जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। मैडम के कहने पर अनुज बुझे हुए मन से अपनी मां को लेकर के कमरे में चला गया, जहां राजू ने जमीन पर बिस्तर लगा करके उसके लिए रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर के आपके लिए आता हूं, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए और पास में ही बाथरूम है। इतना कह करके वह जो राजू था रसोई घर में चला गया। अनुज वहीं लैपटॉप लेकर के बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम अपने निपटाने लगा। अभी राधा जी के साथ में लाई अपना बैग खोल करके बैठ गई और सिल्वर फाइल में लिपटी हुई रोटी को निकालते हुए कहने लगी, बेटा पता है, मैंने सुबह सुबह उठ करके ही अपने और तेरे लिए आलू के पराठे बना लिए थे। तुझे बहुत पसंद है ना आलू के पराठे, और इसके साथ में मैं अचार भी लेकर के आई हूं। अपनी मां की इस तरह की बात को सुन करके अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया।
वह तो अपने ही काम में व्यस्त था। फिर राधा जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं ही तुझे अपने हाथों से रोटी खिला देती हूँ, न जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या न मिले। कहते कहते उनका स्वर गीला हो गया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़ करके वह अनुज को खिलाने लगी तो अनुज गुस्से से झेंपते हुए कहने लगा, क्या है माँ, आपको तो यह और काम है नहीं, मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है, आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे की इस तरह की बात सुन करके राधा जी को थोड़ा सहम गई और चुपचाप वो पराठे वापस अपनी बैग में रख दिए। फिर कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से तो यही प्रार्थना है। थोड़ी देर यूं ही बैठे बैठे राधा जी अपने अतीत में विचरने लगी। 22 वर्ष की राधा जब शादी करके अपने ससुराल में आई थी, तब से उसे जिम्मेदारियों का बोझ के तले दबा दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक नंद थी जो अपने पति को लेकर के अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके एक जेठ और जेठानी भी थे, परंतु जेठानी बड़े घर से आई थी, जेठ भी खूब अच्छा पैसा कमाता था, इसलिए जेठानी सास की धौंस की बिल्कुल परवाह ही नहीं करती थी। ले देकर सास का रौब राधा जी पर ही चलता था। राधा जी का पति एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था, कुछ खास नहीं कमा पाता था। घर का खर्च ससुर और जेठ की कमाई से ही चलता था। इन सब के कारण राधा जी की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा उस घर में और कुछ नहीं थी। अपने ससुराल में लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु राधा जी की गोद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब ससुराल वाले भी उसे बांझ होने के ताने देते थे। आखिरकार विवाह के 14 साल के बाद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ, परंतु उसका बेटा अभी 1 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड घटना में एक्सीडेंट हो गई और मृत्यु हो गई। राधा जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो चुके थे। सास ससुर भी कुछ समय के बाद स्वर्ग सिधार गए। नंद और नंदोई ने अपना घर अलग बना लिया। राधा जी अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण करने के लिए उसने लोगों के घरों में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वह अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। इतनी मुश्किलें सहने करने के बावजूद भी उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे इतना काबिल बना दिया कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उनकी मुलाकात नैना नाम की एक लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नैना मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। जहां घर का सारा काम राधा जी को ही करना पड़ता था, वहीं दिन भर घूमना फिरना, अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करना और अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता, और जब राधा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसा, लेकिन कहती भी तो किससे कहती। बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिल जाता। बड़े ही रौब के साथ उसे झाड़ दिया जाता था। बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी किसी तरह से चल रही थी। समय इसी तरह से धीरे धीरे बीत रहा था। अनुज अपनी नैना को शादी को अब करीब 14 साल बीत चुके थे। राधा जी के 2 पोते थे। एक की उम्र 9 साल थी और दूसरे की उम्र 8 साल की थी। उधर नैना के मायके वाले अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अब नैना भी रट लगाए थी कि उसे भी अमेरिका में जाकर के बसना है, वहां की हाई फाई लाइफ का मजा लेना है। संयोग से अनुज की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। यहां से दुगनी तनख्वाह के लालच में अनुज ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी नैना और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अनुज अपनी मां राधा जी को भी साथ लेकर के जाना चाहता था, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया था और इसी कारण से अनुज परेशान हो गया था कि अब क्या किया जाए। उधर उसकी पत्नी नैना अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसे सुझाव दिया था कि मां को फिलहाल वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ाओ और वहीं पर होकर कुछ दिन तक रहेंगे। इसके बाद दोबारा हम वीजा से अप्लाई करेंगे और जब उन्हें वीजा मिल जाएगा साल भर के बाद, तो अपने साथ उन्हें अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल भी वीजा नहीं लगा, अनुज ने कहा। उस पर नैना बोली कि अरे तो क्या हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूं कि उनके लिए इस उम्र में अब वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेंगी हमारे साथ विदेश जाकर के।
और तुम्हें भी अपनी माँ के बारे में सोच सोच करके इतना ज्यादा परेशान होने के बजाय अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। यही समय हमारे प्रैक्टिकल होकर के सोचने का है। भावुकता में बह करके इतना अच्छा अवसर छोड़ने के लिए नहीं है। यह मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, यह मौका मत छोड़ो। अनुज को भी यह बात ठीक लगी और अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए वह तैयार हो गया। चाय बिस्कुट लाया हूं माताजी, राजू की आवाज से राधा जी की तंद्रा भंग हुई और वर्तमान में आ गई। राधा जी चाय का कप उठा करके चाय पीने लगी तो अनुज से कहने लगी, अच्छा बेटा कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की सोच रही है। आज काम पूरा करके ना दिया तो बास की डांट सुनने को मिलेगी और यहाँ इंटरनेट की रेंज ही नहीं पहुंच रही है। पता नहीं यह वृद्धाश्रम वालों ने अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बस एक तरफ वृद्धाश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई थी और दूसरी तरफ जो मैडम यहाँ बैठी हैं, हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब अनुज गुस्से में आकर के यह सब बातें बोल रहा था और उस समय दरवाजे पर खड़ी हुई वह मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने सामने अनुज अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे वह तो मैं बस रहने दीजिए मिस्टर अनुज। मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कह करके वह मैडम कमरे से बाहर निकल गई। अनुज को लगा कि शायद मैडम ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगी, इसलिए बाहर निकलते ही कहने लगा कि देखिए मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं 1 लाख रुपए जहां देने की बात मैंने कहा था वहां आपको 1.5 लाख रुपए का चेक काट देता हूं। तभी मैडम बोली, नहीं मिस्टर अनुज, पैसों की तो बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ही जरूरी काम टाले होंगे, कितनी रातें जागते हुए उसने बिता दी होंगी और आप उनके लिए यहाँ 1 रात तक नहीं बिता सकते। यह सुनकर के अनुज की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गईं तो मैडम बोली, चलिए मैं आपको यह समस्या का हल किए देती हूँ। मैं आपकी माता जी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैडम? लेकिन मिस्टर अनुज, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की यह बात सुनकर के अनुज उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगा तो मैडम कहने लगी कि यहाँ वृद्धाश्रम में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर के अनुज हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 10 साल पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया चला गया था अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के। तब से लेकर के आज तक वह अपने पोते से मिलने के तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन वह उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर अनुज, आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा यह छोटा सा काम आप कर दीजिए। सिर्फ एक नाटक ही तो है, लेकिन सोचिए अपने पोते को नजर भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं आपकी माता जी को अभी एडमिशन दे दूंगी। यह बात सुनकर के अनुज ने कहा कि लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उनका क्या नाम था और वह क्या उन्हें कह करके बुलाते थे? अरे मिस्टर अनुज, आपको उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम पवन है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे रामलाल जी के कमरे में लेकर के चली गई। रामलाल जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वहीं आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त वहां पर बैठे हुए थे। रामलाल, डॉक्टर ने कहा कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। रामलाल जी के दोस्त ने कहा कि तो कपकपाती आवाज में रामलाल जी कहने लगे, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रामलाल जी के दिल में छुपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा रामलाल, मैं थोड़ी देर में आता हूं, कह करके उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा अनुज रामलाल जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम अनुज को लेकर के अंदर आई। अनुज ने देखा कि पलंग पर एक बुजुर्ग कंकाल के रूप में पड़े हुए थे। गाल अंदर गहराई में धंस चुके थे। बेजान आंखें जैसे चीख चीख करके उनके दुख और पीड़ा की कहानी कह रही थी, परंतु उनकी आती जाती सांस उनके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। उनके पास जाकर के मैडम कहने लगी, बाबा बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने के लिए। तभी रामलाल जी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोले, कौन है बेटी? तो मैडम ने कहा कि देखिए बाबा, आपका पोता पवन आया है। क्या मेरा पोता पवन आ गया? कहते हुए बाबा की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता ऑस्ट्रेलिया से खास आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई। कितना बड़ा हो गया है रे तू।
उसकी ओर नजर डालते ही रामलाल जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली कि बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसलिए आज आप उससे जी भर के बातें कर लीजिए। मैडम कमरे के बाहर गई तो अनुज पास रखी हुई कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामलाल जी बोले कि वहां नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। अनुज कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही हुई बात याद आ गई तो वह चुपचाप उनके बिस्तर पर जाकर के बैठ गया। मुझे यकीन था कि पवन बेटा एक ना एक दिन तो जरूर आएगा, तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल बचे हैं। बोलते बोलते बीच में ही रामलाल जी हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूल करके फिर से बातें करने लगे। अच्छा, एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती, कितने साल हो गए हैं उसे देखे हुए भी। यह बात सुन करके अनुज कभी कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर रामलाल जी कहने लगे, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्धाश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों को जलेबियां बांटी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए रामलाल जी ने पास में पड़ी हुई एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक जलेबी रखी हुई थी और अनुज को देते हुए कहने लगे कि बेटा, यह जलेबी मैंने तेरे लिए रखी थी। अनुज ने अनमने ढंग से वह जलेबी उठाई। फिर रामलाल जी के पोपले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तेरी माँ तुझे ज्यादा जलेबी खाने से मना करती थी। इसीलिए हर रोज शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़ करके बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान से जलेबी खाता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं था। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए रामलाल जी ने कहा तो अनुज बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं ना, लेकिन काम को तो समय देना ही पड़ता है ना दादाजी। अब अपने काम को समय देने की कोशिश करो तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों पर ध्यान दो तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है, हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। यह सुन करके अनुज नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। फिर रामलाल जी कहने लगे, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि कम से कम तुम मुझसे मिलने तो आया। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? रामलाल जी के इस सवाल पर अनुज सोच में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूं तो दादाजी अपनी पौतबधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई है या नहीं? रामलाल जी ने पूछा तो अनुज बोला, अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने? अरे नहीं दादाजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? पवन बेटा, अब तुम मुझसे ज्यादा उड़ मत, छिपाएगा, तेरे बाप का भी बाप हूं मैं। कहते हुए अचानक उनकी आवाज फिर से कांपने लगी और आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद कहने लगे कि अभी तक तो तेरे पिता की खुशबू भी मेरे जहन से नहीं गई, पर वह मुझे छोड़ करके चला गया। लेकिन बेटा तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी, बताइए। बेटा, तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़ करके चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी जिंदगी एक सजा से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाती। यह सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है बेटा, यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बेटियां बहुए पोते पोतियां सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कोई नहीं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर सारे रिश्ते झूठे लगने लगते हैं। यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात एक कांटे की तरह चुभती रहती हैं। अभी अनुज और रामलाल जी की बातें चल ही रही थी कि अनुज का मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि उसकी पत्नी नैना का फोन था। फिर बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा, भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। अनुज ने बाबा के पैर छू करके आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की चौखट लांघने लगा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया, डरा दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़ करके देखा तो रामलाल जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर के गिर चुके थे। अनुज जल्दी से उनके पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे।
उस वृद्ध व्यक्ति से कोई रिश्ता न होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देख करके अनुज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज दी और रामलाल जी के बारे में बताया। काफी देर अनुज उदास होकर के बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फोन बजा। अनुज ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो? तुम तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? वह क्या है ना नैना, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैं तभी अनुज की बात को काटते हुए उसकी पत्नी नैना कहने लगी, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाता। इसके लिए तुम्हें वहां रुकने की कौन सी जरूरत पड़ी थी? तुम्हें माँ को वहीं छोड़ करके अपने घर वापस आ जाना चाहिए था। 2 दिन के बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहां अपनी माँ के पास बैठे हो। या तुम कैसी बातें कर रहे हो नैना? वह माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़ करके आ जाता उन्हें? मैं कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। कहते हुए अनुज ने फोन काट दिया। फिर जब अपनी माँ के पास कमरे में गया तो उसे उदास देख करके राधा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा अनुज, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक सा गया था तो इसीलिए मैं बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, मैडम ने हमें बाहर हाल में बुलाया है। हाल में किस लिए बेटा? राधा जी ने पूछा तो अनुज कहने लगा, खाना खाने के लिए माँ। इस आश्रम का एक नियम है कि यहाँ सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। हाँ बेटा, तूने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया, भूख लगी होगी, ऊपर से काम का बोझ चलकर खाना खा लेते हैं। अनुज अपनी माँ के साथ बाहर हाल में आया, जहाँ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। एक एक करके सभी बुजुर्ग वहां आकर के बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग तो चलने फिरने में समर्थ थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो शरीर से पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारी बड़ी सेवा भाव से उनके लिए खाना डाल करके उन्हें खिला रहे थे। अनुज बड़े गौर से यह सब देख रहा था। उन बुजुर्गों पर एक नजर डालने के मात्र से स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ पर वह सुखी नहीं है। हालांकि खाने पीने और आवास की सुविधा बहुत अच्छी थी, परंतु अपने बच्चों से दूर होने का गम और निराशा का भाव उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। बड़ी मुश्किल से अनुज ने थोड़ा सा खाना खाया और वापस कमरे में आकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब राधा जी कमरे में आई तो अपने बेटे के पास बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है बेटा, तुमने तो खाना ही नहीं खाया? मेरा खाने का मन नहीं हुआ माँ जी, उदासी भरे स्वर में अनुज ने कहा और फिर बोला, माँ आप आलू के पराठे बना करके लाई थी ना, मुझे वह खाने हैं। तो राधा जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए कहने लगी, बेटा पता है जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है, तो आज भी खिलाओगी ना माँ? अनुज ने कहा। तो राधा जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए अनुज ने कहा कि माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम मौसी जी के घर गए थे तो मैं वहीं गली में आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर के छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहां गलियों में ही घूमता रहा। मौसी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वह घटना याद करके राधा जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। मैंने दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन तू कहीं मिला ही नहीं। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वह बेटा कई घंटे से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहां ढूंढने जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखा, तब जाकर के मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। बात करते करते राधा जी और अनुज की आंखों में आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह से एक साथ बैठ करके बात किए हुए। जब से अनुज की शादी हुई थी तब से लेकर के आज तक वह सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहा था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे इसकी जरूरत ही महसूस हुई थी। बातें करते करते अनुज अपनी माँ की गोद में सर रखकर ही सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफी देर से यह सारा नजारा चुपचाप देख रही थी। राधा जी बहुत देर तक उसके सर को इस तरह से सहलाती रही और फिर बैठे बैठे वो भी वहीं सो गई। अगले दिन सुबह अनुज की नींद खुली तो 8 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वह चौंक गया और राधा जी को जगाते हुए कहने लगा कि माँ, मुझे तो बहुत देर हो गई, ऑफिस भी जाना था। जल्दबाजी में वह अपना बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद
जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो राधा जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुक करके कुछ खा पी लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता लगी रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कह करके अनुज वहां से तेज कदमों से आगे निकल गया। वहां से सीधा वह अपने ऑफिस में चला गया, परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ करके आया है। न चाहते हुए भी वह बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। बार बार न चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने वही चेहरे थे। रात को अनुज जब घर पहुंचा तो गुमसुम था। तो नैना बोली, छोड़ आए माँ को वृद्धाश्रम? इस पर अनुज ने कहा, हाँ, सर हिला दिया कि मैं छोड़ आया। तो नैना बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर के अनुज हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर के नहीं आए तुम? खाना ठंडा हो जाएगा, उसकी पत्नी ने कहा। तो अनुज कहने लगा, मुझे भूख नहीं है, और उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन अनुज की आंखों से नींद गायब थी। वह रात उसने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से काटी। अगले दिन सुबह सुबह अनुज बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर के घर से निकल गया, और ठीक ठीक 2 घंटे के बाद वह उसी वृद्धाश्रम में जाकर के पहुंच गया, जहां एक दिन पहले अपनी मां को छोड़ करके वह आया था। जैसे ही अंदर की ओर गया तो सामने ही मैडम खड़ी थी, जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर आकर के अनुज यहाँ वहां देखने लगा, मैडम मेरी माता जी कहाँ हैं, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैडम बोली, देखिए मिस्टर अनुज, अभी तो आपकी राधा जी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया है? अच्छा माँ, अभी तक सोई होंगी, कोई बात नहीं है, मैं यहीं बैठता हूँ, जब माँ जाग जाएगी तब मैं उनसे मिल लूंगा। तभी मैडम ने कहा कि नहीं मिस्टर अनुज, वह सोई नहीं है, बल्कि वृद्धाश्रम के कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई। दरअसल उन्होंने निर्जला व्रत रखा हुआ है अपने बेटे के लिए। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी तिजिया का कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वह पूजा में व्यस्त हैं, आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम की यह बात सुनते ही अनुज की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी उसे सामने से राधा जी के हाथों में पूजा की थाली लिए आते हुए दिखाई दी। उन्हें देखते ही अनुज माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा, और आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देख करके राधा जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 8 साल का छोटा सा अनुज राह भटक गया था, और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया माँ, आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरे जैसी औलाद पर। माँ के पैरों में गिर करके अनुज जितना बोल रहा था, उससे ज्यादा वह रो रहा था। राधा जी उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसे उठाया तो अनुज बोला, चलो माँ अब घर चलते हैं। तभी मैडम कहने लगी, लेकिन मिस्टर अनुज, अब आप ऐसे नहीं जा सकते। इन्हें वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर के सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। आइए। मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में लेकर के गई। ड्रा में से एक पेपर निकालते हुए साइन करने के लिए अनुज को दे दिया, और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। यह देख करके अनुज हैरत में पड़ गया और कहने लगा, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर अनुज, इस वृद्ध आश्रम के मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम, 2 दिन पहले तो मैं आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई हैं। तो मुस्कुराते हुए मैडम कहने लगी कि वह सब झूठ था, और वह झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक रात यहाँ रुकें और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर के एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ, और वो लोग खुश नसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है मिस्टर अनुज। माँ बाप अपने बच्चों को जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर के उनके बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है अपने बच्चों की, उनके थोड़े से प्यार के साथ की। और जब उन्हें यह सब मिल जाता है तो उनकी यह अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। यह बात सुनकर के अनुज की आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, आपका बहुत धन्यवाद।
और अपनी मां को लेकर के अनुज जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट के बाहर जाने लगा तो सभी बुजुर्ग एकटक निगाह लगा करके उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए। वह सब सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी ऐसा दिन आता जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। जैसे ही राधा जी अपने बेटे अनुज के साथ गाड़ी में बैठी तभी अनुज के पास फोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए थे तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं हो। उसकी पत्नी ने कहा तो अनुज कहने लगा, मैं वृद्धाश्रम में माँ को लेकर के अपने घर वापस आ रहा हूँ। क्या यह क्या कह रहे हो तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना, और मैं बता देती हूँ कि विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूंगी। जहां से ला रहे हो वही वापस छोड़ करके आओ उन्हें, नैना ने कहा। तो अनुज कहने लगा, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़ करके अमेरिका नहीं जा सकता। तुम्हें जहां जाना है वहां जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए अनुज ने फोन काट दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी परिस्थितियां आए, कैसी भी स्थिति हो, वह अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।